हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी की। तो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, दोनों ही हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है ये चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। देखिए, अगर हमारे पास कोई यही जो जनरल रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, वी आर हैविंग A moles of A, B moles of B reacting with C moles of C to give us some products, then according to rate law क्या कहेगा कि जो rate of the reaction है it will be equals to K concentration of A power P concentration of B power Q concentration of C power R। यहाँ पर ये P, Q एंड R क्या हैं? इनके एक्चुअल कोएफिशिएंट्स, राइट। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए जो भी इनकी पावर्स हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो भी पावर्स हैं, अगर उन पावर्स को हम ऐड करते हैं हमारे पास क्या आता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। मींस कि अगर तो हम कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की बढ़ा रहे हैं, मींस मान लीजिए कि अगर A है हमारे पास, A रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं और साथ ही रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1, मतलब जितना हम A को बढ़ा रहे हैं, जितनी कंसंट्रेशन A की बढ़ाई जा रही है, अगर A की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। मीन्स ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है A की कंसंट्रेशन के, और वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1। या फिर अगर हम B की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं, वी आर जस्ट रेजिंग, हम इंक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ B, डबल कर दिया हमने B की कंसंट्रेशन को, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना हो गया। जो कंसंट्रेशन ऑफ B है हमने इसे कितना कर दिया? डबल कर दिया, वी जस्ट डबल्ड इट। कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो इस समय हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, कि B की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाई जा रही है, अगर इसे दुगना किया तो ये 4 गुना हो गया, 2 into 2। सो व्हाट वी कैन से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ B। तो यही चीज़ है, हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कंसंट्रेशन, कोई भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर किस तरह से डिपेंड करता है। जब सभी रिएक्टेंट्स की जो पावर्स हैं उन पावर्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास जो रिएक्शंस है वेरियस ऑर्डर्स के रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। Then we have many other types, like we can say the fractional order, pseudo order reaction। जो order of reaction है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि हम जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। मीन्स जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी जो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये वेरी करता है। हमारे सिलेबस में क्या है? वी हैव द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, देन वी हैव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। सो वी हैव रिएक्शंस ऑफ वेरियस काइंड्स। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A पावर 1, कि ये कंसंट्रेशन, अगर हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उस रिएक्टेंट की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, राइट। कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के 1 पावर पे डिपेंड करता है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल,
कंसेंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, कंसेंट्रेशन को हम 4 टाइम्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब यही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, कि ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो देखिए N2O5 ब्रेक होकर डीकम्पोज होने पे हमें प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब देखिए क्या चीज है यहाँ पे, N2O5 इज गिविंग 2NO2 प्लस हाफ O2। अब देखिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। अब देखिए आप क्या सोचेंगे कि अगर इसका यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो शायद से हमने इसलिए यहाँ 1 लिख दिया, राइट। अब देखिए हम कहते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए जो इक्वेशन है इसे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट कि हमारे पास N2O5 है। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, तो देखिए क्या ये बैलेंस्ड है? इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? यस ऑफ कोर्स इट इज बैलेंस्ड, ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब इस टाइम पे N2O5 का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो क्या हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू N2O5 पावर 2? क्या हम इस तरह से लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। तो जब हम बात करते हैं रेट लॉ की, रेट लॉ में जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, जो पावर्स हैं, पावर्स इनके कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन चीज है। और जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट है रेट लॉ पे। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में हम पावर उतनी लिखते हैं जितना कि हमारे पास यहाँ कोएफिशिएंट गिवन हो। अब देखिए N2O5 का जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसे लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे N2O5 का कोएफिशिएंट 2 है, तो क्या इसे 2 देखकर हम यहाँ N2O5 की पावर में 2 लगा देंगे? नहीं, ये चीज तो एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। अब चाहे इसे बैलेंस करने के लिए आप इसे इस तरह से लिख दो 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, तभी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यही रहेगा K N2O5 पावर 1। मीन्स कि अगर आप जो N2O5 है उसके कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो रिएक्शन डबल होगा, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हो तो रिएक्शन ट्रिपल होगा। ये नहीं कि अगर आप N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला। कंसंट्रेशन आप जितनी बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। देखिए बैलेंस लिखने को तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास 3N2O5 है, इट इज गिविंग 6NO2 प्लस 3/2 O2। 3N2O5 is giving 6NO2 प्लस 3/2 O2। बैलेंस्ड तो ये भी है, तो इसका मतलब अभी ये थोड़ी ना है कि N2O5 की पावर हम 3 लिख दें। नो, क्योंकि ये चीजें हमें थ्योरेटिकली नहीं करनी है। जो रेट लॉ है इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल चीज है ये। सो यहाँ पे आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, हम थ्योरेटिकली इन चीजों को नहीं बता सकते। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल इसे समझने के लिए। अब देखिए रेट है, अगर कंसंट्रेशन कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू K
कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2 कि मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ली जाएगी रिएक्टेंट की उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। मींस कि अगर हम कंसंट्रेशन, देखिए पहले कंसंट्रेशन 2 है, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, पहले कंसंट्रेशन A है, फिर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मान लो दुगना कर दिया, डबल कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो रेट क्या हो जाएगा उस टाइम पे 4 टाइम्स। अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ा के तिगुना कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, उस टाइम पे जो हमारे पास रेट है, रेट क्या हो जाएगा 9 टाइम्स। ये चीज़ है, आप यहाँ पे डिफरेंस समझिए। मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको समझा रही हूँ कि अगर मैंने रेट ऑफ यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स होगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि अगर कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं, कंसंट्रेशन को डबल करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो गया। मीन्स कि जितने की उसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 हो जाएगा। कंसंट्रेशन को अगर हम 3 गुना करते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो जो भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 2HI gives H2 plus I2। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर। मीन्स अगर कंसंट्रेशन, अगर हम HI की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में HI की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रिएक्शन 4 टाइम्स तेज हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, तेज होने लगेगा वो रिएक्शन, राइट। अब इसे हम HI की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन लिखने को तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HI gives half H2 plus half I2, वो भी तो बैलेंस्ड ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे HI पावर 1 थोड़ी ना कर देंगे फिर, राइट। कि अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं HI gives हाफ H2 प्लस हाफ I2, इस टाइम पे तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो फिर भी यही रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर, कि आप जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे HI की, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसकी स्क्वायर से बढ़ता जाएगा। अभी भी चीज़ वही रहेगी कि आप यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है HI की डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होगा। आप HI की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभी भी 9 टाइम्स होगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमें इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं देखना, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग। एक्सपेरिमेंटली यही चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि अगर हम HI के रेट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उसे 4 गुना करना चाहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, तो हमें जो HI की कंसंट्रेशन है उसे दुगना करना पड़ेगा। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज प्रपोर्शनल, ये प्रपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI। Then we have another example। यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3COOC2H5, ये एक रिएक्टेंट है हमारे पास, दिस इज 1 रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास NaOH। इस टाइम पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, NaOH की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर क्या रहेगा, ये CH3COOC2H5 की पावर 1 की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, NaOH की कंसंट्रेशन की पावर भी 1 है, 1 + 1 2, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स कि अगर हम इस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हैं तभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट होगा, अगर हम इस कंपोनेंट की कंसंट्रेशन से कोई भी फेरबदल करते हैं तभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 3,
कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी पावर 3 पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। अगेन बिल्कुल सिंपल चीज़ है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम अगर डबल करते हैं तो रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। तो रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। रेट इज इक्वल्स टू जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर 3 है ना, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ये मीनिंग है यहाँ पे। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। यहाँ पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पावर 1। अगेन ऑर्डर क्या रहने वाला है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 + 1 3। तो यही हम कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या रहता है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो भी पावर है उन पावर्स को अगर हम ऐड कर दें हमें क्या मिल जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, इस तरह से है ये चीज़। यहाँ पे ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर ले। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है, रेट इज़ इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो ये कब होता है, मोस्टली ये रिएक्शन होता है इन द केस ऑफ heterogeneous रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे होने वाले जो रिएक्शंस हैं जो कि हिट्रोजीनियस रहते हैं नेचर में, वो दिखाते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि अमोनिया की डीकम्पोजिशन, राइट। अगर अमोनिया की डीकम्पोजिशन होती है टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, इस टाइम पे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम वर्क करता है कैटलिस्ट की तरह। जब ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर होने पे क्या रहेगा, जो अमोनिया है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्लैटिनम के सरफेस पे जितना यहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। हाई प्रेशर पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये सैचुरेटेड वे में प्लैटिनम के सरफेस पे आ जाएंगे। अब आप चाहे बाद में यहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए, इसका रिएक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स ने सैचुरेशन दिखानी थी वो दिखा चुके हैं। अब चाहे अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो, चाहे अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम कर दो, रिएक्शन को अब फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो सैचुरेशन होनी थी प्लैटिनम के सरफेस पे वो हो चुकी है। सो क्या रहेगा, जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और पावर 0 है, टू द 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। मीन्स अब ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दो चीजें वर्क करी, एक कि कैटलिस्ट और दूसरा हाई प्रेशर। जैसे ही कैटलिस्ट लिया गया, हाई प्रेशर अप्लाई किया गया, यहाँ पे अमोनिया की सैचुरेशन हो गई एंड द रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब क्या रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, कम कीजिए, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो देखा नहीं जाएगा। मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इस तरह के रिएक्शन जो कि हिट्रोजीनियस है, हिट्रोजीनियस मीन्स देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में मिल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट है दैट इज प्लैटिनम, इट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो हिट्रोजीनियस रिएक्शन हो गया। इसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में होने वाले जो रिएक्शंस हैं, दोज रिएक्शंस आर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस बाय नेचर।
तो क्या है यहाँ पे, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं बेसिकली ये कोलिजन्स पे डिपेंड नहीं करते। हम क्या कहते हैं रिएक्शंस, कि रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में तब कन्वर्ट होते हैं जब उनमें इफेक्टिव कोलिजन हो, लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये कोलिजन्स पे डिपेंड नहीं करते। ये जो यहाँ पे रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस तब होते हैं जब इन्हें एक सूटेबल अमाउंट ऑफ मतलब सूटेबल फ्रीक्वेंसी मिले। लाइट से जब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी गेन करते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक जाते हैं, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं ये कोलिजन्स पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे रिएक्शंस को होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, सनलाइट से वो एक सूटेबल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तब जाके रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। मीन्स अगर सनलाइट नहीं है यहाँ पे कंसंट्रेशन को ज्यादा करी जाओ कम करी जाओ, रिएक्शन नहीं होना तो नहीं होना। अब जैसे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रिएक्शन है, आप हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के मिक्सचर को ऐसे ही डार्क में रखिए, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इन्हें सनलाइट मिलेगी, क्योंकि जब ये सनलाइट से एक सूटेबल पोर्शन, लाइट का एक सूटेबल पोर्शन अब्जॉर्ब करेंगे, एक सूटेबल वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेंगे, इन्हें फ्रीक्वेंसी मिलेगी जितनी इन्हें ज़रूरत है, तब जाके रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे रिएक्शन तो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उसे सूटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इस टाइम पे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दोनों ही रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उससे इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन भी क्या रहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपली मीन्स कि जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। तो जनरल हमारे पास ये दो केसेस रहते हैं, एक जब हिट्रोजीनियस रिएक्शंस हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाइड हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए, मीन्स जो रिएक्शन है वो प्रेशर पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, एंड फर्दरमोर इट नीड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सरफेस मिलेगा तब रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन फिर नहीं होगा। तो जब सरफेस ऑफ कैटलिस्ट मिल गया, हाई प्रेशर अप्लाई हो गया, उस टाइम पे वहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी सैचुरेशन होगी ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तब जाकर रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होने वाला। तो जितना मर्जी उसमें रिएक्टेंट डालते जाइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो गए। फोटोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए एक सूटेबल वेवलेंथ या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत रहती है। ऐसी सूटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगेन ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन पे डिपेंड नहीं करते, तो इन्हें हम कह देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए, इनकी एग्जांपल्स को थोड़ा याद रखिए। आफ्टर दैट वी हैव फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस में देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारे पास सिंपल रिएक्शंस है। रिएक्शंस दो तरह के रहते हैं, सिंपल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। सिंपल कि जो एक सीधे मतलब कि एक एलिमेंट्री उनका रिएक्शन रहता है कि ये बस सीधा इसी तरह से रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रहते हैं, वेरियस स्टेप्स में होते हैं, राइट। इस तरह के अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए उस टाइम पे हमारे पास आता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली क्या चीज़ है तो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल ही है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि रेट कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को देखकर बस हम उसके लिए कुछ रीजंस प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। रीजन प्रोवाइड करके यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसके लिए कोई सूटेबल रीजन जो है उसे असाइन कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे रिएक्शन है H2NBr2 में, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का रिएक्शन है टू मेक द HBr। देखिए इसी तरह का रिएक्शन यहाँ भी है, H2 + Cl2 gives 2HCl, वहाँ है H2 + Br2 gives 2HBr। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बिना सनलाइट के भी हो रहा है। अब इस टाइम पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया है ये कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट डिपेंड्स
on the 1 power to the concentration of hydrogen and 1.5 power to the concentration of bromine. एक्सपेरिमेंटल है. ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1 + 1/2 दैट इज 3/2. फ्रैक्शन में ऑर्डर मिल रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. आफ्टर दैट देखिए हमारे पास स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है. स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस हम उन्हें कहते हैं कि देखने से रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और लगे लेकिन एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन निकले कुछ और ही. अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज C6 C12 H22 O11, दिस इज सुक्रोज. इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर डालेंगे, वाटर विल बी इन द एक्सेस. तो किसी एसिड की प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलिसिस होगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज अलॉन्ग विद फ्रक्टोज. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब देखिए यहां से हमें लगता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन में कंसेंट्रेशन C12 H22 O11 और साथ ही कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करना चाहिए, देखने से लग रहा है, ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सुक्रोज की कंसेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, रेट है रिएक्शन का, वो सुक्रोज की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन पे वो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमने वाटर लिया है एक्सेस में. वाटर इज टेकन इनटू एक्सेस. एक्सेस से बहुत ज़्यादा पानी है, पानी ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो उसका जो कंसेंट्रेशन है उसे हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, राइट. अगर हम पहले ही पानी एक्सेस में है, कुछ थोड़ा सा पानी ऐड भी किया तभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो ये चीज़ है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्सेस में है. अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. रेट ऑफ रिएक्शन अब किसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? सुक्रोज की कंसेंट्रेशन पे. तो देखिए देखने में लगता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो 2 आना चाहिए, 1 पावर सुक्रोज 1 पावर वाटर. लेकिन यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल कितना रहा है? 1 टू द इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ 1. लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा बट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखने से लग रहा है सेकेंड ऑर्डर है लेकिन है कितना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो वर्ड का मीनिंग रहता है फॉल्स. मीन्स जो रिएक्शन है देखने में हायर ऑर्डर का लग रहा है बट एक्चुअली ये लोअर ऑर्डर रिएक्शन है, तो ऐसे को हम क्या कह देंगे? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. अभी हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन. देखिए रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं. ऐसे रिएक्शंस जो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए उन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शंस. देन हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं जिन्हें कंप्लीट होने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं. अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें वेरियस स्टेप्स हैं उसकी कंप्लीशन के लिए, तो उनके केस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे? जैसे कि देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन है हमारे पास 2NO2 + F2 gives 2NO2F. इस रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए 2 स्टेप्स लगते हैं. तो पहला स्टेप क्या है कि एक NO2 रिएक्ट करता है F2 के साथ और क्या बनाता है? एक NO2F साथ में बनता है फ्लोरीन. F का यहाँ पे सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ पे F. अब इसी का स्टेप 2 क्या है कि ये जो F है ये फर्दर दूसरे NO2 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है रिजल्ट में NO2F.
अब यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है कि जो स्टेप 1 है जिसमें NO2F2 के साथ रिएक्ट करके NO2F और F बना रहा है, ये जो स्टेप है दिस इज द स्लो स्टेप। जबकि जब ये जो F बना है ये दूसरे NO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तब बनता है NO2F। दिस इज द फास्ट स्टेप। एक स्टेप स्लो है, एक स्टेप फास्ट है। अब देखिए जो रेट है, रेट डिपेंड करता है स्लो स्टेप के ऊपर। तो जो भी स्टेप स्लो होगा उसे हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन उस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। मींस जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्टेप 1 पे डिपेंड करेगा, स्टेप 2 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो रेट है रिएक्शन का इट इज इक्वल्स टू के। ये NO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और ये डिपेंड करेगा F2 की कंसंट्रेशन पे, और पावर इनकी क्या है 1। इस तरह से ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 1 + 1 2। अब हम इस तरह से नहीं लिखेंगे दैट कि जो रेट है रेट इज इक्वल्स टू NO2 पावर 2 + F2 पावर 1, ये नहीं है। इट इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो जो स्टेप स्लो स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप है वही डिटरमिन करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्लो स्टेप है तो इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगा NO2 पावर 1 F2 पावर 1। ऑर्डर क्या हो गया 1 + 1 2। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है दैट NO2 + CO गिव्स NO and CO2, राइट। अब ये भी 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। स्टेप 1 क्या है, NO2 दूसरे NO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है NO3 अलॉन्ग विद NO। अब यहाँ से ये जो NO3 बना है, NO3 CO के साथ रिएक्ट करता है, NO3 रिएक्ट करता है CO के साथ और बनता क्या है NO2 + CO। तो यहीं से यही हमारा ओवरऑल रिएक्शन बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन तो यही है। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया NO2 + CO which gives NO and CO2। तो जो हमें गिवन है दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन और ये उसके स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप। अगर ये स्टेप स्लो है सो दिस विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और ये जो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप पे जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या कहेंगे कि रेट किसके इक्वल रहेगा, रेट विल बी इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2। ये भी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ NO2। तो हम क्या लिख सकते हैं दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। मतलब ये NO2 के स्क्वायर कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये CO की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि जो CO है वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, राइट। CO इज इन्वॉल्व इन द फास्ट स्टेप और फास्ट स्टेप कभी भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं बनता। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है टू द स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो कोफिशिएंट में तो 1 ही है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। हम थियोरेटिकली किसी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा। बट येस व्हेन वी ऑब्जर्व द थिंग, जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ये जो है NO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, CO की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा गया कि ये तो हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है और जो रेट ऑफ द रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ स्लोएस्ट रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2 और यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है 2। तो इन पॉइंट्स को भी अपने माइंड में ज़रूर रखें। ये भी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, you might be given with the steps of the reaction और आपको कहा जाए कि अब बताइए कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। उस टाइम पे आपको देखना है स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि जो स्लो स्टेप है वही रहता है हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
अब हम फाइंड करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखिए जब ही हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था रेट लॉ, उस टाइम पे हमने यहाँ पे रेट कांस्टेंट के करैक्टरिस्टिक्स लिखे थे, जिसमें हमने कहा था दैट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कि जो के है, के यूनिट्स डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। अब इस चीज़ को देखिए क्या है इसका मतलब। अब देखिए, अगर हमारे पास हो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर हमारे पास, तो हम कहते हैं that rate is equals to K concentration of A power 0, and we know something power 0 is always 1. तो हम क्या कह सकते हैं that rate is equals to K, क्योंकि concentration of A power 0 means 1, right? अब means यहाँ पे जो units हैं K के, यूनिट्स ऑफ के बिल्कुल रेट के यूनिट्स के इक्वल रहेंगे। यूनिट्स ऑफ के क्या रहेंगे? अब देखिए, रेट की बात कर रहे हैं। रेट क्या है? रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कि पर यूनिट टाइम क्या कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, उसे हम कहते हैं रेट। तो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन रहती है हमारे पास मोल्स पर लीटर में, टाइम रहता है सेकंड में। तो यूनिट्स ऑफ के क्या बन जाएंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ के क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम बात करें अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1। रेट के यूनिट्स क्या हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट के यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब के है यहाँ पे। कंसंट्रेशन हमारे पास रहेगी मोल पर लीटर में। तो यहाँ से यूनिट्स ऑफ के क्या बन गए? यूनिट्स ऑफ के विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विथ मोल्स पर लीटर। कैंसिल। तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ के क्या आ जाते हैं? सेकेंड इनवर्स इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से हम सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। अब देखिए, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के क्या रहेंगे? अब देखिए, अगर हम यहीं से पहले के लिख लेते हैं, तो देखिए के क्या रहेगा? रेट डिवाइडेड विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। तो यूनिट्स ऑफ के विल बी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विथ मोल पर लीटर स्क्वायर, मीन्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विथ मोल स्क्वायर लीटर पावर -2। क्या बचता है हमारे पास? यहाँ ये बचा, देन हमारे पास आ जाता है
मोल इनवर्स, लीटर पावर -1 है, ऊपर जाकर लीटर, और साथ ही सेकंड इनवर्स। यूनिट्स ऑफ के इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए पावर 3 मीन्स मोल्स लीटर इनवर्स होल क्यूब एंड यू कैन हैव द वैल्यू। तो क्या हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर nth ऑर्डर है कुछ भी जनरल लिख लेते हैं ना यहाँ पर, तो जो रेट है, रेट विल बी इक्वल्स टू के ए पावर n, मीन्स के क्या आ जाएगा, रेट डिवाइडेड विथ ए पावर n। तो यूनिट्स ऑफ के क्या रहेंगे, यूनिट्स ऑफ के विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड विथ मोल पर लीटर पावर n। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर 1 है, यहाँ पावर n है, n पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बेस सेम है, मोल पर लीटर 1 माइनस n, and then we have second inverse। तो ये है हमारे पास, कुछ भी यहाँ पे अगर हमारे पास ऑर्डर हो, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, ये सारी टर्म 1 हो गई, हमारे पास यूनिट क्या बचेंगे, सेकंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स हमारे पास सेकंड इनवर्स ही हैं, राइट। इफ वी से इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 0 फिल करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस 0 1, यूनिट्स बन जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्डर, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, n की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल -1, लीटर -1 ऑलरेडी है, बाहर भी -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो n की वैल्यू 3 फिल करें, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, तो यहाँ से आपको आपके यूनिट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल बन गया, जो भी ऑर्डर कहाँ हो यहाँ पे n की वैल्यू फिल करें, यू विल हैव द यूनिट्स ऑफ k। इसी तरह से अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट्स हो, गैसियस रिएक्टेंट्स के केस में फॉर गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ के क्या रहेंगे, देखिए यहाँ जहां पर हम मोल्स पर लीटर ले रहे हैं वहां पे गैसेस के लिए हम प्रेशर ले लेंगे बार में, तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, बार पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, मीन्स उनके लिए हम मोल्स पर लीटर नहीं लिखेंगे, उनके लिए हम यहाँ लिख देंगे बार्स। तो बस बार्स लिखने से यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे के, बट दीज आर फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में कई बार सीधा ही 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, दैट राइट द यूनिट्स फॉर के फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड जीरो ऑर्डर, किसी भी तरह से कहा जा सकता है, बट दे कुड आस्क यू टू राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन मीन्स कि एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली कोलाइड करने वाले रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। ये जो साइमल्टेनियसली वर्ड है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन सिंपली मीन्स कि एक टाइम पे इफेक्टिव कोलिजन देने वाले रिएक्टेंट्स कितने हैं, कितने रिएक्टेंट्स इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है किसी भी रिएक्शन की, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शंस की, मीन्स ऐसे रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि NH4NO2 गिव्स N2 + 2H2। देखिए यहाँ पे हम
एक NH4NO2 की बात कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी इज 1. देन वी हैव 2HI गिविंग H2 and I2, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2. यहाँ पे 2FeCl3 and 1 SnCl2 मीन्स 2 + 1, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3. लेकिन अगर हम बात करें 4HBr + O2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम 4 + 1 5 नहीं लिखेंगे. तो ऐसे रिएक्शंस जनरली हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रहते हैं. जो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, उनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, 2 है, 3 है, दैट्स राइट. 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो भी नहीं सकती. लेकिन अगर 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज आ रहे हैं हमारे पास इक्वेशन में, जैसे 4HBr + O2, 4 + 1 5 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं लिखेंगे. यहाँ पे ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट होता है. तो हम यहाँ पे वेरियस स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं. वी कैन हैव द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 1, वी कैन हैव द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3. इन स्टेप्स की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल के मामले में हम यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी को निल लिखेंगे, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है. तो हम मॉलिक्यूलरिटी शो करते हैं लेकिन इंडिविजुअल स्टेप की, जैसे कि यहाँ पे HBr + O2 1 + 1 2, HOOBr + HBr 1 + 1 2. अब देखिए ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 HBRO बने हैं. 2 HBRO 2 HBr के साथ रिएक्ट करके 2 H2O एंड 2 ब्रोमीन बना रहे हैं. सब में कॉमन क्या है? 2. तो 2 को कॉमन अगर हम कॉमन आउट कर देते हैं, इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज मल्टीप्लाइड विद 2. तो ये हमारा कॉमन बन जाएगा. HBRO + HBr गिव H2O एंड Br2. इस टाइम पे इफेक्टिवली कोलॉइड करने वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? एक HBr के साथ कोलॉइड करेगा. यहाँ पे हम इसीलिए बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस कोलिजन कितने हैं. साइमल्टेनियसली कोई 2 HBRO 2 HBr के साथ नहीं रिएक्ट करे. साइमल्टेनियस कोलिजन में क्या है? एक HBRO है, एक HBr है, दोनों साइमल्टेनियसली कोलॉइड कर रहे हैं, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो साइमल्टेनियस वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक HBRO है, एक HBr है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई यहाँ पे? 2. अब ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी के लिए 2 + 2 + 2 6 नहीं लिखना है, ना ही लिखना है 4 + 1 5. इस तरह का कुछ नहीं करना. ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हम लिखेंगे निल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मॉलिक्यूलरिटी शो करेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, सेकंड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 है, थर्ड स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 2 है. क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हम 4 से ज़्यादा या 4 नहीं लिखते, क्योंकि इतने जो पार्टिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली या इफेक्टिवली कोलॉइड करते नहीं हैं. तो क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे. इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है. अब देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. देखिए आपको रिएक्शन गिवन रहता है, दैट इज 2NH3 and 2 + 3H2. इट इज गिविंग अस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. देखिए साथ में आपको गिवन भी है दैट रेट इज इक्वल्स टू K. रेट K के इक्वल है, मतलब हम क्या कह सकते हैं? रेट इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A⁻0. हमें कहा जाता है कि ऑर्डर बताएं क्या है, मॉलिक्यूलरिटी बताइए क्या है, और साथ ही बताइए कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है. अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है दैट रेट इज इक्वल्स टू K, मतलब रेट इज इक्वल्स टू K A⁻0, मतलब ये कंसेंट्रेशन ऑफ A पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो ऑर्डर क्या हो गया? 0 ऑर्डर रिएक्शन.
मॉलिक्यूलरिटी देखिए बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है 2NH3 है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की कितनी रहेगी 2। आफ्टर दैट इन्होंने कहा है रेट कांस्टेंट के यूनिट बताइए। देखिए जो रेट कांस्टेंट है K इट इज इक्वल्स टू रेट, और रेट के यूनिट्स हमारे पास क्या है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो हमने अभी डिटर्मिन किए हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको ये याद करने की क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आप सभी रिएक्शंस जितने भी फर्स्ट ऑर्डर हैं जितने भी सेकंड ऑर्डर हैं सभी को तो याद नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पे रेट गिवन रहता है। रेट को देखकर पहचानिए कि आपको किस ऑर्डर का रिएक्शन गिवन है। अगर आपको दिया हो दैट रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 2, इसका मतलब क्या है दैट इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी तो हमें यहाँ से पता चल ही जाएगी, अगर मल्टी स्टेप्स भी होंगे तभी वो गिवन देंगे। देन आफ्टर दैट अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर समझ में आ जाता है कि 2 है, तो यहाँ से यूनिट्स ऑफ K फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो कभी भी अगर आपको रिएक्शन के साथ कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी एंड कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इस हिंट के लिए देखिए कि आपको रेट क्या बताया गया है। रेट इज इक्वल्स टू K, रेट इज इक्वल्स टू K A पावर 1 A पावर 2 A पावर 3, क्या चीज़ गिवन है। तो यहाँ से आप डिटेक्ट कीजिए ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पता चल गया तो यूनिट फाइंड करने कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी हमें पता है कि साइमल्टेनियसली कितने कोलिजन हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ऑर्डर है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करना एक्सपेरिमेंटल है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम इक्वेशन देखकर बताते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, राइट। आफ्टर दैट जो ऑर्डर है 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। 0 मॉलिक्यूलरिटी मतलब कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं कोलाइड करने के लिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑर्डर 0 हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं होती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, जैसे कि 3/2 हो गया था, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती। वो वैल्यू 1 रहेगी, 2 रहेगी या फिर 3 रहेगी। ऑर्डर जो है हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं रहती। ऑर्डर जो है वो रेट लॉ पे डिपेंड करता है। ऑर्डर हम रेट लॉ की हेल्प से बताते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसे देखकर बताते हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस कुछ रहते हैं। पूछ लेते हैं कि बताइए 2 या 3 डिफरेंसेस बता दीजिए ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी में। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार देखा गया है बोर्ड्स एग्जाम में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बताइए। फिर उसके बाद डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि बस सिंपली यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला होता है कि आप 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स लिख दीजिए। तो आपको वो यूनिट्स लिखने होते हैं उस टाइम पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से रहती हैं। बट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, राइट। समझ होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। देखते रहिए इस चैनल को। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।